बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम मैन्युफैक्चरिंग पे बात हो रही थी कि हम किस तरह एक प्रोस्थेसिस बनाते हैं सिरामिक का। वो अब हम देखते हैं। तो हमने जो टॉपिक दिया है वो है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डेंटल प्रोस्थेसिस बाय एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब ये है कि हम एक पहले से हमारे पास एक सब स्ट्रक्चर जो हमने लॉस्ट वेक टेक्निक के ज़रिए मेटल एलॉय का जो हमने कोपिंग बनाई थी, सब स्ट्रक्चर जो बनाई थी, अब हम इस पे सिरामिक इंक्रीमेंटली ऐड करेंगे। पहले हम एक लेयर लगाएंगे, फिर उसको बैक करेंगे, फिर दूसरा लेयर लगाएंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, और इस तरह हमारे पास एक फाइनल शेप आ जाएगा प्रोस्थेसिस का। तो अगर आप इसका बेस देखें, ये आपके साथ जो है ये मेटल का होगा और इसके ऊपर जो है पोर्सलीन जो है वो फायर किया गया है। अब होता क्या है, प्रैक्टिकली अगर हम इसको देखें तो हम पहले पोर्सलीन को वाटर के साथ मिक्स करके एक स्लरी बनाएंगे, और वो स्लरी जो है वो हम एक छोटे से, जिस तरह मेकअप का ब्रश होता है, छोटे से ब्रश के ज़रिए हम जो है इस मेटल सब स्ट्रक्चर पे एक लेयर लगा लेंगे सिरामिक की, और फिर हम उसे टैपिंग करेंगे और ब्लॉटिंग करेंगे। इसका ये होता है कि चूंकि इसमें तो आप देखें कि पाउडर और पानी है इसमें, तो हम मैक्सिमली कोशिश करेंगे कि इससे पानी आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्लरी ऑन द मेटल सबस्ट्रक्चर वी विल रिमूव द एक्सेस वाटर फ्रॉम इट, एंड वी विल ट्राई कि मोर एंड मोर जितना हमसे हो सके हम इससे पानी निकाल लें। उसका एक फ़ायदा ये होगा कि एक तो पार्टिकल्स करीब आ जाएंगे, और दूसरा जो है ये हम इसमें पानी नहीं छोड़ सकते कि पानी जो है जब बाद में अगर ना निकले और ड्यूरिंग फायरिंग ऐसे पानी होगा तो फिर ऐसे प्रोस्थेसिस में सिरामिक में क्रैक्स आती हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी कि जब हम पोर्सलीन लगा लें, पहली लेयर लगा लें, उसके बाद हम उससे एक एब्जॉर्बेंट पेपर के ज़रिए जो है एक्सेस वाटर हम रिमूव कर दें, और उसके बाद हम इसे धूप पे या ओपन एरिया में छोड़ देते हैं ताकि जो और भी जितना पानी इससे ज़्यादा निकल जाए, एवेपोरेट हो जाए। और प्रोस्थेसिस पे जब पानी एवेपोरेट होने के बाद जब सिरामिक पड़ा होगा इस पर अभी बैक नहीं हुआ, इस स्टेज को हम ग्रीन स्टेज या ग्रीन स्टेट कहते हैं। तो ग्रीन स्टेट के बाद हम उसे फिर फर्नेस में शिफ्ट कर देंगे, और फर्नेस में शिफ्ट करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जब टेम्परेचर इसका बढ़ेगा, तो आपको पता है कि पोर्सलीन जो हमने पढ़ा था कि पोर्सलीन के बेसिकली सिरामिक दो उस पर मुश्तमिल होता है, एक उस पर क्रिस्टलाइन फेज होता है और एक ग्लासी फेज होता है। तो जो क्रिस्टलाइन फेज, ग्लासी फेज जो है वो मेल्ट कर जाएगा, और वो जो है मेटल के साथ भी उसकी ऑक्साइड बॉन्ड बन जाएगी, और खुद भी आपस में एक फ्यूज्ड मास बन जाएगा। लेकिन चूंकि अगर आप देखें तो पाउडर में फ्री पोर्स या फ्री स्पेसेस ज़्यादा होती हैं, इसलिए कि जब भी ये हम इसको फायर करेंगे तो फायर के बाद इसमें होता ही है कि जब ये गर्म हो जाए तो ये जो सिरामिक पार्टिकल्स हैं, इनके सुपरफिशियल जो सरफेसेस हैं पार्टिकल की, वो आप थोड़ी सी मेल्ट हो जाती हैं और वो आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं। अगर एक पार्टिकल्स करीब पड़े हैं, आप इनको गर्म कर दिए तो ये इन जो कांटेक्ट पॉइंट है यहाँ पे आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे। तो इस तरह अगर हमने यहाँ पिक्चर के ज़रिए अगर आप एक पार्टिकल्स आप देख लें, और आफ्टर दी फायरिंग, आफ्टर दी सिंटरिंग, तो आप देखें कि ये जो है अब ये पाउडर आपस में कुछ पॉइंट्स पे आपस में ये पार्टिकल्स मिल गए हैं, लेकिन इनके दरमियान काफ़ी पोरासिटी भी, इसलिए पोर्सलीन जो सिरामिक जो स्ट्रक्चर होता है इट इज़ क्वाइट पोरस। सेंटरिंग से पोरस की मिकदार तो कम हो जाती है, लेकिन स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोर्स इन दी बैक्ड सिरामिक प्रोस्थेसिस। तो फिर हम इस पोरासिटी को ओवरकम करने के लिए इसके ऊपर ग्लेज लगाएंगे, वो लो फ्यूजिंग लगाएंगे, पूरी तरह मेल्ट हो जाए और उसको ऑबिलिट्रेट कर दे इन पोर्स को। तो आप देखें एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि सिरामिक फायरिंग के बाद बहुत ज़्यादा श्रिंकेज हो जाती है। अगर आप देखें तो आपने यहाँ पे जो हमने वो लगाया है, ये पोर्सलीन पाउडर लगाया है इस पर और फायरिंग की है, तो फायरिंग के बाद इसमें कहते हैं कि 8 to 10% जो है इसमें श्रिंकेज हो जाएगी। तो यहाँ पे आप इसकी डायमेंशन देखें और यहाँ पे डायमेंशन देखें, तो इसमें फायरिंग की वजह से फायरिंग श्रिंकेज हो गई है। अब इसको दो तरीक़ों से इस फायरिंग श्रिंकेज को एड्रेस किया जा सकता है कि या तो आप इब्तिदा में ही जब आप इसको बनाएं तो आप ओवर साइज्ड का बनाएं, तो जो 8% या 10% आप बड़ा बनाएं ताकि जब इसमें श्रिंकेज हो जाए तो ये अपने नॉर्मल डायमेंशन पे आ जाए।
और दूसरा तरीका ये है कि आप इंक्रीमेंटली लगाएं। इंक्रीमेंटल लगाने का मतलब ये है कि ये मेटल सब स्ट्रक्चर हो गई है, इसके ऊपर जो आप पहले सिरामिक की जो लेयर आप लगाएंगे इसको हम कहते हैं ओपेक। जो वन मैंने शो की है, मेटल सब स्ट्रक्चर के ऊपर जो इब्तदाई लेयर लगती है ये क्वाइट ओपेक होता है, ये बिल्कुल वाइट दूध की तरह सफ़ेद होता है और इसकी एस्थेटिक लुक इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है और ये सारे का सारा तकरीबन क्रिस्टलाइन फेज होता है। और जब हम इसको बैक करते हैं तो मेटल के साथ जो पहली सिरामिक की जो लेयर हम लगाते हैं दैट इज़ नॉन ओपेक। ओपेक के बाद जो है जो मेन सिरामिक बॉडी का जो मेन बल्क होगा इसको हम ये भी पोर्सलीन है, लेकिन इस पोर्सलीन को हम चूंकि ये डेंटीन वाले नेचुरल टूथ का जिस तरह डेंटीन होता है इसी तरह डेंटीन को हम मिमिक करते हैं, कॉपी करते हैं, तो इस सिरामिक को भी हम डेंटीन पोर्सलीन कहेंगे। और उसके बाद जो है जिस तरह नेचुरल टूथ पे इनेमल होता है जो क्वाइट ट्रांसलूसेंट होता है, और उसके बाद हम इनेमल पोर्सलीन लगाएंगे। और सबसे लेकिन आपको पता है कि पोर्सलीन जितने सारे दे आर पोरस, तो एट फाइनली जो लेयर हम इस पर सिरामिक की लगाएंगे वो लो फ्यूजिंग होगा, वो सारे का सारा मेल्ट होगा, उसको हम ग्लेस कहते हैं। तो जो अंदर आपके पास जो प्रोस्थेसिस में पोरासिटी है वो पोरासिटी कवर कर जाएगी, मास्कअप हो जाएगी, छुपा देंगे आप उसको जब आप उसके ऊपर सिरामिक ग्लेज आप लगाएंगे। तो ये जो था ये आप इसको ये मोस्टली ये उन सिरामिक्स में किया जाता है जिनमें ग्लास ज़्यादा हो ताकि जो है वो फ्यूजन उसकी हो, मेल्टिंग हो, और क्रिस्टलाइन फेस को आप इस तरीके से नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने लगा है कि मोस्टली दिस स्टेकिंग टेक्निक या जो सेंटरिंग का जो प्रोसेस है ये आप ग्लासी सिरामिक्स का जिसका सिरामिक फेज में ग्लास बहुत ज़्यादा हो, आप उन सिरामिक्स में ये टेक्निक आप इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद एक और भी तरीका है कि आप इसी तरह का क्राउन आप बना सकते हैं जिसको हम ये टोटल सिरामिक क्राउन कहलाता है। और जब जितना जितना हमें सिरामिक हमारे पास अच्छी फर्नेसेस आ गई हैं और हम सिरामिक को अच्छी तरह हीटअप कर सकते हैं तो इसके साथ नए तरीके भी आ गए हैं, तो इनको कहते हैं प्रेसेबल सिरामिक्स। आप इसको प्रेस करते हैं, चूँकि सिरामिक चूँकि जब काफ़ी गर्म भी हो जाए फिर भी इसकी विस्कोसिटी इंतहाई ज़्यादा होती है। और आप अगर हमने इस तरह मेटल की सब स्ट्रक्चर बनाई थी तो एलॉय स्ट्रक्चर जो ये मेल्ट कर गया तो हमने इसको इन्वेस्टमेंट मोड में डाला और ये हमारे पास बन गया था। इसी तरह बिल्कुल हम सिरामिक कभी अगर क्राउन बनाएं तो हम इन्वेस्टमेंट मटेरियल में इसके लिए मोल्ड बनाएंगे, फिर हम सिरामिक को गर्म करेंगे एक रिजर्वायर में, और जब ये ज़रा सिरामिक थोड़ा सा फ्यूज मोल्टन तो नहीं कह सकते, एक फ्यूजन वाली स्टेट में जिस स्टेज पे यहाँ पे इसमें सेंटरिंग हो जाती है, इसी तरह फ्यूजन वाली स्टेट में जब ऑलरेडी एडवांस होके इसकी विस्कोसिटी थोड़ी कम हो जाए और आप इसे प्रेस कर सकें तो हम इस फ्यूज्ड सिरामिक को जो इंतहाई गर्म होता है उस सूरत में हमारे हमने पहले से इसके लिए मोल्ड बनाया हुआ है, तो हम इस मोल्ड में इसको लेके प्रेस कर देंगे। मोल्डिंग की जो ड्यूटी जिसलिए हम इसको प्रेसेबल सिरामिक्स भी कहते हैं कि ये खुद से अडॉप्ट नहीं होते, गर्म होने के बावजूद आपको एडिशनल उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि आप उसे उसमें लोड कर सकें। और जो मोल्ड आपने बनाया है मोल्ड में एक दफ़ा जब आ जाए तो वही फिर तरीका है कि आप इस पर छोड़ दें और ठंडा होने के बाद ये जो है आप इससे ये स्क्रू वगैरह काट दें तो आपके पास ये टोटल सिरेमिक का क्राउन आ जाएगा। तो दो तरीके हमने देखे कि एक हम स्टैकिंग करते हैं और दूसरा हम प्रेसिबल तरीके से भी सिरामिक प्रोस्थेसिस बना सकते हैं। तो होप कि आप लोगों को इसमें निस्बतन इसका ये फ़ायदा है कि प्रेसिबल सिरामिक्स का कि आप पहले से एक ओवर साइज़ मोल्ड बनाएं और इसमें जो श्रिंकेज होगी तो वो निस्बतन जो स्टैकिंग के तरीके से जो वो है श्रिंकेज है इसके मुकाबले में जो प्रेसिबल सिरामिक्स हैं इसमें श्रिंकेज कम होती है। सो होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।